हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शन से रिलेटेड आप लोग अपने कुछ नोट्स कुछ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसका पहले बेसिक क्लियर करा देती हूँ, उसके बाद ही आप लोग इसके नोट्स की तरफ आना। सबसे पहले फंक्शन शुरू करने से पहले हम लोग आप लोगों को ये बता दूं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। वैसे ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। ऑल दिस नंबर 2, 3, 4 ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज योर कांस्टेंट। वाई दीज नंबर आर नोन एज कांस्टेंट? हम इन्हें कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। आप लोग जानते हैं 2 की वैल्यू 3 से पहले आने वाली है और 1 के बाद आने वाली है। दैट्स वाई दीज नंबर आर नोन एज द कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग वर्ड यूज करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो नंबर्स होते हैं जो अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक 2x, 3y। अब यहाँ पर x और y हमारे पास अननोन है। इन वैल्यूज को हम जो नंबर दे देंगे, इन नंबर्स को, इन वैल्यूज को, x और y को हम जो भी नंबर दे देंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर x को मैं 1 दे देती हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो जाती है। और इफ आई अलाउड x इज इक्वल टू 2 देन इट विल गिव अस द वैल्यू 4। दैट्स वाई आप लोग देख रहे हो x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बहुत सिंपल और देसी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो वेरिएबल वो हैं जो अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। अब वर्ड एक यूज होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो होता है जो आप लोगों के पास कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ कॉम्बिनेशन में बनाकर वो वेरिएबल को अपनी वैल्यू चेंज करने में हेल्प करता है। जस्ट लाइक 2x जो लिख रही हूँ, इसमें अगर हम आप अलग से 2 की बात करते हैं तो कांस्टेंट, बट 2 ने x के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, इसीलिए हम लोग 2 को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब हम इन चीजों की वैल्यूज को फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने 9th-10th लेवल पर ग्राफ बनाने सीखे हैं। ग्राफ में आप लोगों को जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज y इज इक्वल टू x प्लस 2। आप लोग को याद होगा हम लोग इसकी टेबल बनाते थे। उस टेबल में हम लोग 2 कॉलम तैयार कर लेते थे, एक x का और एक y का। x की वैल्यू हम खुद से लेट करते हैं और y की वैल्यू हमारी जो आती है हम उसमें फीड करते रहते हैं। सपोज मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3। अगर x की वैल्यू मैं 0 रख लेती हूँ, y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2। तो इट मीन्स ये जो वैल्यूज है y की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, x के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ x इंडिपेंडेंट है क्योंकि x की वैल्यू मैं खुद से जो सपोज आउट कर रही हूँ, और जो y है वो आप लोगों के पास क्या होता है, डिपेंडेंट है, क्योंकि y की वैल्यू हम लोगों के पास x के अकॉर्डिंग आ रही है। तो ये हमारे पास जो x और y की वैल्यूज हैं, इन्हीं चीजों को हम लोग एक फंक्शन की तरह डील करने लगते हैं। जस्ट लाइक फंक्शन, अगर आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स तो ये बात जानते हैं, हमारे पास 2 एक्सिस रहते हैं क्योंकि हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइव डील करते हैं। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन पे ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और यहाँ आप लोगों के पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं, आप लोगों को पता है ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आती है। तो इस तरीके से जो फंक्शन है, फंक्शन इज ए कॉरस्पॉन्डेंस विच कन्वर्ट्स 1 to 3। तो फंक्शन एक पोस्टमैन की तरह है जो 1 को कहाँ ले गया, 3 के पास ले गया। देन दैट टर्म लूजेस, दैट टर्म जिसने 1 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नोन एज योर फंक्शन। तो फंक्शन है तो इस तरह से, इसीलिए इसे निक फॉर्म में हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एफ एक्स। तो अगर हम लोग अगर इसे ग्राफिकली टर्मोलॉजीज में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं करते तो हम लोग इसको फंक्शन का नाम लेने लगते हैं। तो एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स प्लस 2 के इक्वल। इजी फॉर्म में इसे हम ओनली एफ पी लिख देते हैं, इसलिए कि अगर हम लोगों को इसका वेरिएबल क्लियर है कि हम क्या वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ये ब्रैकेटेड एक्स सिर्फ हमें ये बात शो करता है कि हम लोग कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सपोज हमारे पास यहाँ टी स्क्वायर प्लस 2 होता
तो दिखने वाला है कि टी स्क्वेयर प्लस 2 में टी इंडिपेंडेंट है और टी स्क्वेयर प्लस 2 को कंबाइंड करके जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू होगी। और अब इसको हम लोग किसका नाम देने लगेंगे, एफ टी का। वाई एफ टी, क्योंकि हम लोगों के पास जो वेरिएबल है वो टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब फंक्शन को बहुत अच्छे से समझो। फंक्शन इज अ टर्म विच इज ए टर्म कह सकते हो, या मैं बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में यूज करती हूँ पोस्टमैन की तरह। हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, एक आप लोगों का वाई वेरिएबल है, और उसके बीच में एक फंक्शन हमारे पास काम कर रहा है। मैं वही वापस एग्जांपल लेती हूँ जो हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व किया, इसे x और जो हमारे पास वैल्यू कन्वर्शन होगी उसे हमने y की वैल्यू। अगर x 1 बनाया तो y आप लोगों के पास 3 हो गया, x 0 बनाया तो y आप लोगों के पास 2 हो गया। अब इसको हम पोस्टमैन का नाम मैं क्यों देती हूँ, आप लोग देखिए, अगर आप लोग पोस्टमैन की तरह इसको एक डील करके देखिए, मैंने एक लेटर भेजी, उस पर कोई एड्रेस है, एक लेटर दी, उसके ऊपर कोई एड्रेस है, वो पोस्टमैन उस लेटर को उस एड्रेस वाले प्लॉट पे, एड्रेस वाले प्लेस पे ट्रांसफर कर देगा, डिलीवर करेगा। ठीक है, क्या यह पॉसिबल है कि हम एक लेटर लिखते हैं, उसके ऊपर मोर देन एड्रेसेस दे दें? जस्ट लाइक एक एग्जांपल है, किसी एक स्टूडेंट ने या किसी एक गर्ल ने अपनी फ्रेंड्स को पार्टी पे इनवाइट करना है, तो उसने एक अपना इनविटेशन लेटर ली और उस लेटर पे अपने 3 फ्रेंड्स के एड्रेस दे दिए और पोस्टमैन को दे दी। आपको लगता है कि पोस्टमैन उस लेटर को तीनों एड्रेस पर लेकर जाएगा अलग अलग से? सेम लेटर, एक ही लेटर पे तीनों एड्रेस है? नहीं, पोस्टमैन कभी नहीं करेगा। वो पहले A1 के पास जाएगा, उसे दिखाएगा और वापस ले आएगा, फिर A2 के पास जाएगा, उसे दिखाएगा और वापस ले आएगा, और फिर वो वापस A3 के पास जाएगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक लेटर एक ही प्लेस पर हमारे पास डिलीवर होगी। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा पोस्टमैन की तरह है। फंक्शन इज जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, जो हम जितनी मर्जी लेटर लिख ले सब लेटर्स को लेकर जाएगा और उतनी वहां पर लेकर जाएगा एक एक प्लेस पर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको फंक्शन की वैल्यू यूज की। फंक्शन इज ए कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, विच प्रोसीड ईच एलिमेंट, ध्यान रखिएगा बच्चा, ईच एलिमेंट टू ए सिंगल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ दोनों चीजें बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ईच एलिमेंट भी और सिंगल एलिमेंट भी। मैं आपको इसको एक दो और फिगर से थोड़ा क्लियर करती हूँ किस तरीके से है। एक फंक्शन है हमारे पास, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ क्या फंक्शन है, बट उसमें डीलिंग कुछ इस तरह से हो रही है, A B C यहाँ है, 1 और 2 यहाँ है, इनके बीच में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है उसको मैंने F का नाम दिया। मैं अब ये मान के चलती हूँ जो A है वो 1 के पास भी गया, A 2 के पास भी गया, और B भी हमारे पास 2 के पास जा रहा है। तो इस केस में मैं ये पूछने वाली हूँ यहाँ फंक्शन यस और नो, तो आप लोग इसे सोच के बताइए, यस और नो? यस, इट्स आंसर विल बी नो। तो इसका रीजन क्या दोगे आप? क्या शॉर्ट में बेटा ये क्वेश्चन हो सकते हैं, इसका आप रीजन क्या दोगे? इसका रीजन ये रहता है, जो ए है हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था बेटा, ईच एलिमेंट, एक तो हमें ईच एलिमेंट नहीं मिला क्योंकि सी रह गया, सी को एफ ने कॉरस्पॉन्ड नहीं किया, और ए को एफ ने 2 प्लेसेस पे कॉरस्पॉन्ड कर दिया, 2 प्लेसेस पे डिलीवर कर दिया 1 और 2 के बदले। इट मीन्स हम लोगों के पास दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो इसका रीजन 2 है कि सी की हमारे पास इमेज नहीं है, नेचुरली जो हमारे सामने दिखता है, आप शीशे के आगे खड़े होते हो, अपने ड्रेसिंग के आगे खड़े हो, वहां आप लोगों को अब जब आपके सामने क्या दिखती है, आपकी इमेज दिखती है, तो इसका मतलब सी की हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है, एंड ए हैज 2 इमेजेस। तो हमारे पास यहाँ फंक्शन के रिजेक्शन का 2 रीजन आ गए कि हम लोगों के पास सी की इमेज नहीं है और ए की 2 इमेजेस है, ये रीजन है। पर चांस अगर आपको सेम मैं एग्जांपल लेती हूँ बच्चा, A B C हमारे पास वो 2 पॉइंट्स है जिनको हम कॉरस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, और 1 और 2, A 1 के पास जाता है, B 1 के पास जाता है, और C हमारे पास 2 के पास जाता है। दिस इज ए फंक्शन और नॉट? सोचिए थोड़ा सा। यस, दिस इज ए फंक्शन।
या फिर मैं वापस करती हूँ, एक तो वर्ड याद रखिए ईच और एक वर्ड याद रखिए सिंगल, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज क्लियर कर रही हूँ। ईच मतलब ए बी और सी तीनों की इमेज बन रही है हमारे पास, तो ईच हो गया। और उसके बाद सिंगल। अब बताइए ए की इमेज कौन बनेगा, वन। ए की कितनी इमेज है, एक, यस। बी की कितनी इमेज है, वन। ए की सिंगल एलिमेंट इमेज बन रहा है, वो बात अलग है, ए और बी ने अपनी इमेज शेयर कर ली। बट अगर मैं ए के इमेज के बारे में बात करूं, आपसे ये पूछूं कि ए की इमेज कौन है, तो आप कहोगे वन, यानी ए के पास सिंगल एलिमेंट इमेज बना। ऐसे ही बी के पास भी सिंगल एलिमेंट ही इमेज बना, और सी की इमेज कौन है, टू। देन दिस इज अ फंक्शन। सपोज आप लोगों के पास एक और छोटा सा एग्जांपल और आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, यहाँ आप लोगों के पास है ए बी सी और यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट है टू, और इनके बीच में किसी एक फंक्शन की कॉरस्पॉन्डेंस के अंडर ए टू के पास जाता है, बी टू के पास जाता है और सी भी आप लोगों के पास टू के पास जाता है। तो आप लोगों के पास क्या मतलब होगा इसका, अब हम देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। यस, दिस इज अगेन ए फंक्शन। फिर वही मैं आपको बात याद करूंगी, एक तो ईच और एक सिंगल, दो वर्ड याद रखो फंक्शन के केस में। ईच एलिमेंट की इमेज है, यस, ए बी सी की इमेज है, और उसके बाद सिंगल इमेज है, ये चेक करते हैं। अगर मैं ए की इमेज की बात करूं, तो जो ए की इमेज है वो कौन है, टू। ए की एक इमेज आई है कि दो इमेजेस आई हैं, एक। ए की एलिमेंट इमेज बना है टू। बी की एक इमेज आई है कि दो इमेज आई है, यस, बी के पास भी एक ही इमेज है, टू। और सी के पास भी कितनी इमेज आई है, एक ही। कितनी इमेज आई है, टू। तो इस तरीके से वो हम लोग इस चीज को ये देख सकते हैं, ए बी और सी ने इमेज शेयर करी है। बट मैंने आप लोगों को शेयरिंग के लिए फंक्शन की बात नहीं की है, मैंने आप लोगों को सिंगल इमेज की बात की है। अगर आप मेरी बात देखोगे तो क्या मेरे पास ईच एलिमेंट की इमेज है, यस। क्या हर एक एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेज है, यस। देन दिस इज अ फंक्शन। अब फिर एक और एग्जांपल, यहां पर एक बार अब डेफिनेशन क्लियर करती हूँ। जब हमारे पास सामने दिख रहा है, जहां कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है, उसे हम लोग किसका नाम देते हैं, इमेज का नाम देते हैं, ठीक है। जहां से हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। अब अगर मैं ये बात करूं कि ए की इमेज कौन, टू। बी की इमेज कौन, टू। सी की इमेज कौन, टू। बट अगर मैं प्री इमेज की बात करूं, तो टू की प्री इमेजेस कौन कौन सी, ए बी और सी, तीनों ही एलिमेंट टू की क्या बोला जाएगा, प्री इमेज बोला जाएगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन में ये बात बोली है। अब आप फंक्शन की डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में लिखे बच्चा, क्रैमिंग करने की बजाय जितना अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे तो उतना अच्छा होगा। अ फंक्शन इज ए कॉरस्पॉन्डेंस where each and every element has single image, ठीक है। जहां से हमारे पास फंक्शंस की इमेज के लिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं, उसे आप लोग डोमेन का नाम देते हैं, और इसको हम लोग कोडोमेन या रेंज का नाम देते हैं। इस एग्जाम्पल में शायद मैं आप लोग को कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस नहीं बता पा रही, बट मैं आप लोग को आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जहां से आप लोग डोमेन और कोडोमेन में डिफरेंस समझेंगे। सपोज हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर, और एक अनदर सेट है वो वापस नेचुरल नंबर, और उनके बीच में हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। चलिए बेटा, नेचुरल नंबर आप लोगों को पता वन से स्टार्ट होते हैं। वन के केस में हमारे पास नेचुरल नंबर अगर हम फंक्शन से निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके पास जाएगा, वन के पास। टू का केस, टू अगर फंक्शन में से कॉरस्पॉन्ड करेगा तो वो किसके पास जाएगा, फोर के पास। थ्री, थ्री फंक्शन में से कॉरस्पॉन्ड करेगा तो किसके पास जाएगा, नाइन के पास। फोर, फोर फंक्शन में से कॉरस्पॉन्ड करेगा तो किसके पास जाएगा, 16 के पास। तो इस तरीके से आप लोगों के पास नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट है उनकी हमारे पास इमेज निकल कर आएगी। अभी हम लोग यहाँ वापस उसी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। एक तो वर्ड था हमारे पास ईच, और एक वर्ड था हमारे पास सिंगल। ईच देखो, क्या जितने भी नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज मिली, यस। तो इसका मतलब ईच एलिमेंट की इमेज है। देन सिंगल, वन की इमेज कौन है, वन, एक ही एलिमेंट इमेज बना है। टू की इमेज कौन है, फोर, एक ही एलिमेंट इमेज बना है। थ्री की इमेज कौन है, नाइन, एक ही एलिमेंट इमेज बना है। फोर की इमेज कौन है, 16, एक ही एलिमेंट आपके पास इमेज बना। तो इट मीन्स हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है। तो यस, दिस इज अ फंक्शन।
एक बात तो क्लियर हो गई कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन का एग्जाम्पल है, और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ये हमारे पास। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इमेज, प्री इमेज, इमेज, प्री इमेज, ठीक है, डोमेन, कोडोमेन। अब आपको इस एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मेन, कोडोमेन और रेंज, इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। चलो सबसे पहले इमेज, अगर हम इमेज देखें तो कौन कौन बन रहा है, 1, 4, 9, 16, ये सब हमारे पास इमेजेस बन रही हैं। और अगर हम प्री इमेज की बात करें तो 1 के अंगेंस्ट कौन है, 1, 4 के अंगेंस्ट उसकी प्री इमेज कौन बनेगा, 2, 9 के अंगेंस्ट प्री इमेज कौन बनेगा, 3, 16 के अंगेंस्ट प्री इमेज कौन बनेगा, 4। कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है प्रोसेस, इसलिए सोन बात कर रहे हैं। डोमेन, जहां से हम एलिमेंट्स को कलेक्शन करना शुरू करते हैं, जहां से हम कॉरस्पॉन्डेंस करना शुरू करते हैं, वो हमारे पास होता है डोमेन। तो इट मीन्स डोमेन हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। और जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंस का एरिया है, जहां कॉरस्पॉन्ड हो गया एलिमेंट, वो हमारे लिए क्या बोला जाता है, कोडोमेन। तो और यहाँ हमारा कोडोमेन भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब आ जाओ रेंज पे, बहुत ध्यान रखिएगा बच्चा। रेंज, जो एलिमेंट्स इमेज बने उस चीज को सिर्फ अलग से कलेक्ट कर लो, उन एलिमेंट्स को। कौन कौन आएगा, 1, 4, 16, 9, 16, ये हमारी सारी क्या बनेगी, रेंज बनेगी। क्लियर बेटा। तो अब इसका मतलब कोडोमेन और रेंज में जब हम होल ऑफ सेट के ऊपर बात करते हैं तो कोडोमेन, और कोडोमेन में से जो हमारे पास रेंज के एलिमेंट बन जाते हैं, इमेजेस की कलेक्शन बन जाती है, तो रेंज। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को कह सकती हूँ, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। वो बराबर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे रेंज और कोडोमेन का नाम देने। क्लियर है बच्चा। तो अभी तक इतना सब कुछ में मैंने आपको सिर्फ ये क्लियर किया कि आप लोगों फंक्शन कहते किसे हैं, फंक्शन को हम डील कैसे करते हैं, फंक्शन को हम शो कैसे करते हैं। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास अलग अलग फंक्शंस की वेराइटीज को अब यहाँ डिस्कस करते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन वो होंगे जब हम एक वैल्यू के साथ सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज हमारे पास निकल कर आएगी, दैट इज नोन एज द सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसी केस के चक्कर में आप लोग मल्टी वैल्यूड कह सकते हो। हाँ जी बच्चा, आप लोगों के पास इसके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। थ्योरी के क्वेश्चंस भी बच्चा आप इसे तैयार करोगे, थ्योरी के क्वेश्चंस में हम लोगों के पास इनकी डेफिनेशन आ सकती है। ऊपर एनालिटिक फंक्शन जो हमारा छूट गया वो भी आप एक बार समझ लीजिए बेटा। एनालिटिक फंक्शन आप लोगों को पता लग रहा है जब हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शंस के एक्सप्रेशंस की फॉर्म में दे सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा x² + 5x + 2 xy = 5। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन आते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होंगे बेटा जिसमें हम इंडिपेंडेंटली दोनों पार्ट सॉल्व अलग अलग करेंगे। जैसे अगर आप लोग देख रहे हो xy = 5, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था यहाँ पर, इसमें हम लोग ये नहीं बता सकते कौन इंडिपेंडेंट है और आप लोगों के पास कौन डिपेंडेंट है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पास xy = 5 है तो हम एक को इंडिपेंडेंट और एक को डिपेंडेंट की फॉर्म में सपोज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास एक्सप्लिसिटली वैल्यू होंगे तो उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज बिल्कुल अलग अलग क्लियर पिक्चर मिलेगी, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल लेती आई हूं अब तक। क्लियर बेटा। उसके बाद सिंगल वैल्यूड वो हम कर चुके हैं, मल्टी वैल्यूड वो भी हम कर चुके हैं। देन यू हैव द इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन तो यही आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल पड़ा है कि जैसे जैसे हम अपने डोमेन में नंबर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उसकी रेंज वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। देख रहे हैं, 1 के बाद 2 उठाया तो इंक्रीज कर रहा है, 2 के बाद 3 उठाया तो इंक्रीज कर रहा है। बट 1 और 2 और 3 की जो इमेजेस है वो भी सेम बिहेव रखे हुए हैं। 1, 4, 9 ये भी उसी तरह इंक्रीज हो रही है ना।
तो इस फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग एक लगा देते हैं, तो वो हम लोगों के पास क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? बिल्कुल सेम एज इट इज आप लोगों को पता लग रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं तो इसी एक फंक्शन को अगर हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र बोल दें, देखिए बच्चा क्या होगा, 1 की इमेज -1, 2 की इमेज -4, 3 की इमेज -9, यानी हमारे डोमेन के एलिमेंट इंक्रीज हो रहे हैं बट रेंज के एलिमेंट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शन को आप लोग क्या बोल देते हो, डिक्रीजिंग तक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं अपना डेफिनेशंस। ये आप लोग कोशिश करिए अपनी डेफिनेशंस को अपनी लैंग्वेज में समझते हुए अपने एग्जाम्पल खुद भी जनरेट करिए। ये मैं आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अपने एग्जाम्पल्स को जब भी कभी थ्योरी की क्लास आप तैयार करते हो, थ्योरी के चक्कर में तैयार करते हो, तो उन फंक्शंस के लिए अपने एग्जाम्पल खुद से जनरेट करिए कि एग्जाम्पल के साथ आपका थ्योरी ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि आप लोग अपनी बात को कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि कई बार आप लोगों की एक्सप्रेशंस में गड़बड़ हो जाए, कुछ आप लोग नहीं लिख पा रहे, तो आप लोगों के पास कम से कम उसका एग्जाम्पल जरूर होता है कि आप लोग उसको एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर कर पाते हो। क्लियर है? चलो, हम अब डिक्रीजिंग फंक्शन तक कर चुके थे। नेक्स्ट आप लोगों के पास है मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन फंक्शन वो रहेगा जो या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में आ जाए या आप लोगों के पास डिक्रीजिंग फॉर्म में आ जाए। इंक्रीजिंग आ जाए, आइदर और का रिलेशन है हमारे पास यहाँ पर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आप लोगों को मोनोटोन फंक्शन का नाम दे देते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आप लोगों के पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत इजी, बहुत सिंपल। इसकी तो मैं आपको लाइन भी अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको एक एग्जांपल दे पाऊंगी फिर इसका। अ फंक्शन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई with the given range of variation if x and y stakes are not independent to each other but connected in some definite way is said to be a implicit function। आप लोगों ने ऊपर explicit function किया था और ये जस्ट उसका रिवर्स फॉर्म में आएगा, implicit function, जहां पर आप लोगों के पास x और y आपस के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। कोई भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो जिसमें आप लोग, सपोज मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3xy इज इक्वल टू 0, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। जस्ट एक और एग्जाम्पल देती हूँ, इसको इस तरह के आप लोग नहीं देख पाओगे। सपोज आप लोगों ने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में सीखा x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। अगर आप लोग देख रहे हो इसमें x भी डिपेंडेंट है एंड y भी आप लोगों के पास कैसा है, डिपेंडेंट है। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, फर्दर t पर डिपेंड करता है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। देन यू हैव द सिमेट्रिकल फंक्शन। ये तो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं। आप लोगों ने अपने पास 9th-10th में सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में भी पढ़ा था, तो वहां पर आप लोगों ने इसे सिमेट्रिकल फंक्शन की बात की है। मैं इसको एक एग्जांपल लेकर सीधा ही बताती हूँ। एक फंक्शन जिसका फिगर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से तैयार हो रहा है, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिकल है, यानी जिस तरह से एक्स एक्सिस के लेफ्ट और राइट पे इमेज बन रही है उसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर और नीचे इमेज हो रही है। इसको एक लाइव एग्जांपल से आप लोगों को बोलती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप लोगों को पता है ये आप लोगों के पास सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 2 और जिसका सेंटर कितना है ओरिजिन पर 0 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने ड्रॉ किया तो आपको पता है सर्कल की शेप तो सिमेट्रिकली होती है, बट अगर आपने इसे नहीं ड्रॉ किया तो x को आप लोग -x में कन्वर्ट करके देखिए और y को आप लोग -y में कन्वर्ट करके देखिए। अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता तो आप लोगों के पास ये सिमेट्रिकल है, और अगर चेंज आ जाता है तो दैट इज नॉट ए सिमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर है? क्लियर आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेशक इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में जब आप फंक्शंस के न्यूमेरिकल तैयार करेंगे उसमें आपके पास इसकी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, बट आप लोगों के पास इस तरह के वर्ड्स अक्सर यूज होंगे और एग्जाम में इनको आप थ्योरी क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेंगे।
उसके बाद आप लोगों के पास आता है रिलेशन, बट रिलेशन अभी मैं आपको बीच में ड्रॉप कर रही हूँ। रिलेशन की बजाय हम लोग इसका फंक्शन ही सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि अगर आप फंक्शन को क्लियर कर पाए तो उसी के बाद आप लोग इसको रिलेशन को भी बहुत अच्छे से जा पाएंगे। क्लियर है? अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी हेडलाइन को हाईलाइट कर रही हूँ। आपको इमीडिएट, जब मैं आज के बाद ये वर्ड बोलूँ तो आपको इमीडिएट पता होना चाहिए। सबसे पहले वर्ड है फंक्शन, फिर उसके बाद वर्ड है इमेज, फिर उसके बाद वर्ड है प्री इमेज, फिर उसके बाद वर्ड होगा डोमेन, और उसके बाद वर्ड होगा रेंज, और उसके बाद है रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जब हम रियल नंबर सिस्टम पे बात करते हैं तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी पढ़ के आए हो, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। जब हमारी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स यानी आयोटा की फॉर्म में लेते हैं तो हम उन वैल्यूज को अपने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। और अगर हम सिर्फ आर में बात कर रहे हैं तो उसे हम रियल वैल्यू, जैसे हमने अभी नेचुरल नंबर का मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल लिया था जब आप एक्स स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है रियल नंबर का सबसेट है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का क्या हो गया, रियल वैल्यूड फंक्शन, जो रियल वैल्यूज लेता है और रियल वैल्यूज तक ही कॉरस्पॉन्ड करता है। दैट फंक्शन इज नोन एज रियल फंक्शन। क्लियर बेटा? इसका आज का लास्ट, कि आज हम इसके सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसके बाद बाकी कुछ नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। वेरी फर्स्ट बहुत सिंपल, ऐसा मैंने आपके साथ लिया था। कैपिटल ए में आपके पास है 1 2 3 4 5 6, और आप लोगों को रिलेशन दिया है, ये रिलेशन का क्वेश्चन है, बट मैं इसको फंक्शन के लिए लेना चाह रही थी। चलो हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं, हम लोग इसे रिलेशन के क्वेश्चन को अभी थोड़ा ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हम रिलेशन नहीं करना चाह रहे, हम लोग इसे फंक्शन से जोड़ेंगे। फंक्शन का एग्जाम्पल उठाते हैं, कोई आगे हमारे पास फंक्शन का एग्जाम्पल मिलता है तो यस, दिस देयर इज ए क्वेश्चन फॉर विच आर रिलेशन एंड विच आर फंक्शन। हम लोग इसे रिलेशन से नहीं अभी जोड़िए, आप इसे फंक्शन से जोड़ के देखिए कि फंक्शन जैसा है यस और नो के केस में। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन वही है जो आप लोगों ने दिया इन्होंने। मैं आपको एक पार्ट लेकर देखती हूँ, ये वाला एक पार्ट लेते हैं। नेचुरली जब पेयर बना के लिखा गया, जो पहले पहले एलिमेंट रहेंगे वो डोमेन की, और जो सेकंड एलिमेंट है वो आप लोगों के पास रेंज के एलिमेंट। ठीक है, चलो डोमेन के एलिमेंट इस चीज के लिए, तो डोमेन में आप लोगों को डाला जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर होगा तो पहले हम देख लेते हैं इसे बनेगा क्या। 2 4 6 8 10 12, सॉरी 8 दो बार हो गया, 10 12 14। आप लोगों को पता है इंटरचेंज करके भी लिखा जा सकता है। फिर हम इमेज की देखते हैं। इमेज ऑफ 2 इज 1, इमेज ऑफ 4 इज 2, इमेज ऑफ 6 इज 3, इमेज ऑफ 8 इज 4, इमेज ऑफ 10 इज 5, इमेज ऑफ 12 इज 6, इमेज ऑफ 14 इज 7। तो ये हमारा डोमेन हुआ और ये हमारा रेंज हुआ। देन यस, दिस इज ए फंक्शन बिकॉज ईच एंड सिंगल, दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे दैट इज अ फंक्शन। क्लियर है? इस तरीके से हमने इसमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड कर लिए। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट नेक्स्ट लेक्चर के लिए आज अभी आपको जितना बताया गया इसको एक बार रिवाइज करिए। रिलेशन को अभी रोकते हैं, पहले आप फंक्शन की क्लैरिटी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको रिलेशन के ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन में बहुत स्लाइड सा माइन्यूटली सा चेंज है। फंक्शन क्लियर करेंगे तो रिलेशन तो अपना आप ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, ओके।